स्वागत है दोस्तों आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले पुराने जो टॉपिक थे उनको हम एक प्रैक्टिकल तरीके से समझने वाले हैं। हालांकि आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, लेकिन आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर हम पिछले जो टॉपिक थे उन सबका फंडामेंटल एनालाइज करेंगे। किसी एक स्टॉक को उठाएंगे हम और उस स्टॉक का पूरे तरीके से फंडामेंटल एनालाइज करेंगे, वो भी एक कंप्लीट प्रैक्टिकल के साथ में। तो उस वीडियो के साथ में बने रहिए और उसके लिए हम टिकट ऐप का यूज करने वाले हैं। टिकट ऐप का लिंक मैंने आई बटन में दे दूंगा और उसके अलावा डीमैट अकाउंट का भी दे दूंगा। जल्दी से जाके अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए और चलिए इससे पहले स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को और हम बात कर लेते हैं आज हम कौन कौन से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज के जो टॉपिक होंगे हमारे वो होंगे विच स्टॉक यू बाय, यानी कि हमें कौन सा स्टॉक को बाय करना चाहिए। तो उसके लिए हमें कौन कौन से टॉपिक को नजर बनानी है। तो सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू हाई फ्रॉम स्टॉक प्राइस, यानी कि सबसे पहले हम वैल्यू इन्वेस्टिंग करेंगे और वैल्यू इन्वेस्टिंग के इस वीडियो के अंदर हमें पता करना होगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा जो हमारे स्टॉक की प्राइस है उससे हमेशा हाई होनी चाहिए, उसको हम देखेंगे। इसके बाद में हम पी रेशियो की बात करेंगे, यानी कि पी रेशियो जो होना चाहिए वो लो होना चाहिए। इसके बाद में पीबी रेशियो वो लो होना चाहिए। पी जो रेशियो होगा वो होगा 20 से कम होगा तो उसको हम कंसीडर करेंगे। इसके बाद में लो डेब्ट टू इक्विटी होना चाहिए, हाई करंट रेशियो होना चाहिए। इसके बाद में बैलेंस शीट की बात करेंगे और बैलेंस शीट के अंदर हम हाई टोटल एसेट जो होते हैं वो हाई होने चाहिए और टोटल लायबिलिटी लो होनी चाहिए, तभी हम बैलेंस शीट को कंसीडर करेंगे। इसको हम आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए हम चलते हैं टिकट ऐप की वेबसाइट के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं टिकट ऐप की वेबसाइट के ऊपर आ गया हूँ और करंट ये मार्केट की प्राइस चल रही है। चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे हम चेक करते हैं कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू की। तो इसके लिए मैंने एक स्टॉक पहले ही सेलेक्ट कर रखा है, वो है दोस्तों टाटा स्टील का। आप स्टॉक का सिलेक्शन यहाँ से टिकट ऐप की वेबसाइट पे जाके स्टॉक स्कैनर के ऊपर जैसे ही टच करेंगे यहाँ पे आपको स्टॉक मिल जाएंगे और उससे आप सर्च करके आसानी से स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं। टाटा स्टील का स्टॉक मैंने यहाँ पे उठा रखा है। टाटा स्टील की आप यहाँ करंट प्राइस देख सकते हैं 115 रुपीज चल रही है। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। हमारे कुछ पॉइंट होंगे, टोटल आज पॉइंट होंगे 11 पॉइंट, और 11 पॉइंट अगर हमारे इस स्टॉक के अंदर बिल्कुल सही साबित होते हैं तो हम इस स्टॉक को राइट टिक देंगे और आने वाले टाइम के लिए स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं बाय करने के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टॉक के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू की। इंट्रिंसिक वैल्यू को मैंने बताया था कि अगर इंट्रिंसिक वैल्यू करंट प्राइस से अगर ज्यादा होगी तो हमें इस स्टॉक को बाय करना है। तो इसके लिए दोस्तों जैसे आप स्टॉक को ओपन करेंगे, स्टॉक के नीचे जाएंगे, अगर आपके पेड प्रमोशन है, अगर आपने इसे यहाँ पे पेड इसको बाय कर रखे इसके प्रीमियम को, तो आपको ये टॉप पे मिल जाएगा। लेकिन मैंने इसका कोई पेड प्रमोशन नहीं ले रखा है, आप इसको फ्री में भी यूज कर सकते हैं। तो इसके यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ एंट्री पॉइंट लिख रखा है। तो एंट्री पॉइंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे 2 पॉइंट खुल के आ जाएंगे। फर्स्ट आएगा फंडामेंटलिस्ट और सेकंड आएगा टेक्निकल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि इंट्रिंसिक वैल्यू से जो करंट प्राइस है वो कम होनी चाहिए, तो वो हमारा टिक हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है करंट प्राइस लेस देन टू इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी करंट प्राइस हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है तो हम इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं और फर्स्ट पॉइंट हमारा ओके हो गया है। अब सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं पी रेशियो की। अगर अब हम पी रेशियो की बात करें तो पी के अंदर मैंने आपको बताया था, पी रेशियो का फॉर्मूला बेसिकली था कि मार्केट वैल्यू पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, यानी कि मार्केट वैल्यू शेयर की कितनी चल रही है और एक शेयर के ऊपर कितना अर्न कर रही है कंपनी, उसको बताता है। अगर पी रेशियो 20 से कम होगा तो उसको हम अच्छा कंसीडर करेंगे। जैसे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे या की मेंशन यहाँ पे आपको की मटेरियल के अंदर पे यहाँ पे दिख जाएगा आपको पी रेशियो, पीबी रेशियो, डिविडेंड यील्ड, सेक्टर पी, सेक्टर पीबी और सेक्टर डिविडेंड यील्ड, ये सारे पॉइंट यहाँ पे आपको दिख गए। तो पी रेशियो यहाँ पे आ रहा है 3.61, ये पी रेशियो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो सेक्टर के पी की बात करें तो सेक्टर का पी आ रहा है 13.85, जो कि एक बेस्ट साइन है कि हमारे को 20 से कम का पी होना चाहिए। तो यहाँ पे 20 से कम का पी है 13 का आ रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। तो हम पी रेशियो को भी कंसीडर करके ये पॉइंट भी ओके है हमारा। तो अब अगले बात करते हैं कि पीबी रेशियो की। पीबी रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि प्राइस ऑफ शेयर ऑन बुक वैल्यू अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर, यानी शेयर की प्राइस कितनी है उसको अपन को बुक वैल्यू जो होती है बुक वैल्यू से उसको डिवाइड करना है और फिर उसके बाद में पीबी रेशियो निकल के आता है। तो पीबी रेशियो जो है यहाँ पे 1.24 आ रहा है और सेक्टर का पीबी आ रहा है 2.69, यानी कि पीबी रेशियो भी जितना कम होगा वो हमारे लिए एक गुड पॉइंट होगा। और तो यहाँ पे भी एक इसको हम टिक कर सकते हैं पीबी रेशियो को कि ये पीबी रेशियो भी कम आ रहा है, तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव साइन है स्टॉक को बाय करने का। तो 3 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। फर्स्ट है इंट्रिंसिक वैल्यू, पी रेशियो और पीबी रेशियो, ये तीनों पॉइंट के ऊपर हमने टिक मार्क कर दिया है, यानी कि ये रेशियो अच्छे हैं इस कंपनी के और इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कंसीडर करने से पहले, जो कि है डेब्ट टू इक्विटी। दोस्तों मुझे टिकट ऐप की एक सबसे अच्छी बात ये लगी कि जैसे आप स्क्रीनर के ऊपर क्लिक करते हैं और स्क्रीनर के ऊपर जैसे स्टॉक स्क्रीनर को जैसे आप चेकआउट करते हैं यहाँ पे इसके सारे ये आ जाते हैं। इसके न्यू स्क्रीन जैसे आती है यहाँ पे आपको अपने हिसाब से स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं, यानी कि स्टॉक की यूनिवर्स कौन सा है, निफ्टी मिड कैप के अंदर, निफ्टी 100 के अंदर, इन सब के अंदर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद में कंपनी का सेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका सेक्टर कौन सा है, कंज्यूमर कम्युनिकेशन, उसके बाद में एनर्जी, फाइनेंस, हेल्थ एंड इंडस्ट्री, इस टाइप के सारे सेक्टर आ जाते हैं और जिस स्टॉक को आपको सेलेक्ट करना है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्त नीचे आने पे यहाँ पे आपको मार्केट कैप दिख जाता है, मार्केट कैप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं।
और वहीं पे पी रेशो पीबी रेशो सबका आप सेलेक्ट करने के बाद में इसका ये आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ कंपनियां इनका पी रेशो पीबी रेशो ऑलरेडी सेट किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, डेब्ट टू इक्विटी जो है मैंने बात कर रहा था डेब्ट टू इक्विटी की, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सारी की प्राइस और सब सेट कर रखा है, तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी सेलेक्ट किया हुआ है। हमने दोस्तों डेब्ट टू इक्विटी को समझ लिया कि डेब्ट टू इक्विटी जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। चलिए अब समझ लेते हैं करंट रेशो की। करंट रेशो का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी का मतलब कि जो हमारे पास टोटल एसेट कितने कंपनी के और वहीं पे टोटल हमारे कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है। तो अगर करंट एसेट अगर हमारे पास ज्यादा होंगे कर्ज से, तो वो हमारे को एक गुड साइन होगा। तो चलिए अब हम इस टाटा स्टील के करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फाइनेंशियल की स्क्रीन को ओपन किया और इसके अंदर बैलेंस शीट को ओपन किया, तो यहाँ पे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी आपको दिख रहे हैं। तो टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी की बात करने से पहले हम कर लेते हैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की। अगर करंट एसेट की बात करें तो कंटिन्यू बढ़ने चाहिए ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019 के अंदर करंट एसेट थे इसके 58,990 करोड़। वहीं पे फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर 58,732 हुए। उसके बाद में 60,211 हुए जो कि बढ़े हैं। उसके बाद में 92,556 हुए, यानी कि टोटल एसेट जो इसके हैं वो ईयर ऑन ईयर इसकी करंट एसेट जो है ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहे हैं। अब करंट एसेट के बाद में हम बात करते हैं करंट लायबिलिटी की। करंट एसेट की तो हमने बात कर ली, करंट एसेट ईयर ऑन ईयर बढ़ने चाहिए, लेकिन करंट एसेट के कंपैरिजन में करंट लायबिलिटी कम होनी चाहिए। यानी करंट एसेट से करंट लायबिलिटी कम होनी चाहिए, लेकिन लायबिलिटी भी अगर बढ़ रही है तो वो हमारे लिए अच्छा साइन नहीं है। लेकिन अगर करंट एसेट से करंट लायबिलिटी कम है तो वो गुड साइन है। तो करंट एसेट यहाँ पे 92,556.61 है। वहीं करंट लायबिलिटी की बात करें तो वो है 90,588, यानी कि करंट एसेट से करंट लायबिलिटी कम है। तो हम इस पॉइंट को भी टिक कर सकते हैं कि हमारा जो है करंट रेशियो है वो भी एक अच्छा साइन आया इसके अंदर। लेकिन करंट लायबिलिटी जितनी कम होगी उतना अच्छा होगा। तो चलिए अब अगले पॉइंट की बात करते हैं और वो हम चेक करते हैं बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट को चेक करने के लिए सबसे पहले हम इनकम के पेज पे आ जाते हैं और इनकम के पेज के ऊपर बैलेंस शीट के अंदर हम सबसे पहले हमें चेक करना होगा टोटल रेवेन्यू और उसके बाद में चेक करना होगा नेट या टोटल इनकम। टोटल इनकम कितनी और टोटल रेवेन्यू कितना उसको चेक करना होगा। टोटल रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बढ़ना चाहिए और जो नेट इनकम है वो भी ईयर ऑन ईयर बढ़नी चाहिए। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर इसके अंदर टोटल रेवेन्यू था 1,52,184 का। उसके बाद में 2021 के अंदर 1,57,873 का हुआ। उसके बाद में 2,46,198 का। और अभी करंट टाइम में इसका टोटल इसका रेवेन्यू है उसका वो है 2,54,966, यानी कि करंट टोटल रेवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है। ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है, ये हम इसके ऊपर कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेट इनकम की। तो नेट इनकम की ईयर ऑन ईयर बढ़नी चाहिए। तो नेट इनकम यहाँ पे अभी 2018 के अंदर थी 13,434। उसके बाद में नेट इनकम थोड़ी कम हुई। 2019 के अंदर इसकी नेट इनकम थी 10,218। 2020 के अंदर 1,556 हुई। उसके बाद में वापस नेट इनकम 2021 के अंदर बढ़ी है और वो ये 7,490। इसके बाद में 2022 के अंदर 40,153 नेट इनकम हो गई, जो कि एक बिल्कुल शानदार पॉजिटिव साइन है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाली है, जिसका इसने पॉजिटिव साइन हमारे को नेट इनकम पे बढ़ोतरी के साथ में दे दिया है। टोटल रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, नेट इनकम भी बढ़ रही है। चलिए अब आगे के पॉइंट की बात कर लेते हैं। टोटल एसेट अपॉन टोटल लायबिलिटी, ये भी हमने चेक कर लिया कि वो भी कंटिन्यूसली टोटल एसेट बढ़ते जा रहे हैं और लायबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही है हालांकि, पर इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही है। इसके बाद में हम चेक कर लेते हैं कंपनी का फ्री कैश फ्लो कितना है। कैश फ्लो को चेक करते हैं तो इसके यहाँ पे स्क्रीन पे कैश फ्लो आप देख सकते हैं आया है। कैश फ्लो भी जितना बढ़ेगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो फ्री कैश फ्लो की बात करें तो वो कंटिन्यूसली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2019 के अंदर 16,244 का था। उसके बाद में कैश फ्लो थोड़ा सा कम हुआ है, वो 9,770 हुआ। उसके बाद में एकदम से 2021 के बाद में जैसे कोविड का पेंडेमिक खत्म हुआ और कैश फ्लो इसका 37,348 पहुंच गया। उसके बाद में कैश फ्लो थोड़ा सा कम हुआ है जो कि 33,858 हुआ है। हालांकि ये भी एक पॉजिटिव साइन ही है, लेकिन कैश फ्लो कम हुआ है तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे या नेगलेक्ट नहीं करें तो इसको नेगेटिव पॉइंट के अंदर कंसीडर करेंगे। और अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है ईपीएस, यानी कि अर्निंग पर शेयर कितनी हो रही है उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने टाटा स्टील का फिर से ओपन कर लिया और यहाँ पे अर्निंग पर शेयर देखिए इसकी। तो अर्निंग पर शेयर हो रही है 33.10, यानी कि 33.10 हो रही है। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो कि होता है नेट इनकम माइनस प्रीपेड शेयर डिविडेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर, यानी कि कंपनी की नेट इनकम कितनी हो रही है उसको हमारे को डिविडेंड कितना मिल रहा है उसको माइनस करना है। उसके बाद में उसको टोटल एसेट से डिवाइड कर देंगे तो हमारी अर्निंग पर शेयर निकल के आती है। तो जो टाटा स्टील है इसकी अर्निंग पर शेयर निकल के आ रही है 33.10। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं आरओई, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की। तो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो टाटा स्टील का रिटर्न ऑन इक्विटी है 41.27 और आरओई का फॉर्मूला होता है कि नेट इनकम अपॉन टोटल इक्विटी। तो दोस्तों टाटा स्टील का नेट इनकम है यहाँ पे 40,153.93 करोड़, और अगर इसको हम टोटल इक्विटी से डिवाइड करें तो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी निकल के आता है जो कि 41.27 है। तो ये भी एक अच्छा साइन ही है इसके लिए कि 41.27 इसका आरओई निकल के आ रहा है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं कि कंपनी का आखिरकार बिजनेस क्या है।
कंपनी के बिजनेस को चेक करने से पहले उसके वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। तो कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा ही है, इस कंपनी का बहुत शानदार वैल्यूएशन है। और कंपनी के जो सेक्टर की बात करें तो इसका सेक्टर आयरन और स्टील से रिलेटेड, यानी आयरन और स्टील से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको प्रोडक्शन का काम ये टाटा स्टील की कंपनी करती है। तो ये टाटा स्टील, टाटा का नाम जुड़ गया, मतलब कंपनी का सेक्टर बहुत ही अच्छा है और आने वाले टाइम में मल्टीपैकर बनने वाली है। अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो आयरन और स्टील से रिलेटेड और बिजनेस की नीड आने वाले टाइम में है भी है या नहीं है, तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टील और आयरन से रिलेटेड चीज़ों की नीड आने वाले टाइम में ईयर ऑन ईयर बढ़ती जा रही है। तो एक तरीके से देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव साइन है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। अब अगर इसके कंपनी के मोनोपोली की बात करें तो मोनोपोली का मतलब होता है इसके कंपटीशन में कौन कौन सी कंपनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाटा स्टील सबसे नंबर 1 पे आ रही है। इसके बाद में JSW स्टील लिमिटेड आती है जो कि इसकी कंपटीटर कंपनी है। इसके बाद में जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड, ये कंपनी इसके कंपटीशन में आती है। उसके बाद में भारत फोर्ज लिमिटेड, ये कंपनी इसके कंपटीशन में आती है। इन सब के सेक्टर का PB और डिविडेंड यील्ड यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि नंबर 1 पे टाटा स्टील ही लग रही है मेरे को। तो इसका भी तो इस कंपनी को हम अभी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, उससे पहले हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। और आई होप दोस्तों आप इस वीडियो से बोर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे लाइव मार्केट के अंदर इन सब चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। थोड़ा सा पेशेंस और रख लीजिए, क्योंकि जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इससे आप आज के बाद में इन टॉपिक को यूज़ करके आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालाइज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी बात पे अगले टॉपिक पे हम बढ़ते हैं, और वो है हमारा डिविडेंड यील्ड, यानी कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है। तो चलिए उसको समझ लेते हैं। तो डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था दोस्तों कि डिविडेंड पर शेयर अपॉन करंट मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर, यानी कि पर शेयर के ऊपर डिविडेंड कितना मिल रहा है और करंट मार्केट प्राइस शेयर की कितनी चल रही है। तो इसी फॉर्मूले के बेस पे हम डिविडेंड यील्ड निकालते हैं। तो इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड आ रहा है 4.30 और वहीं पे सेक्टर का डिविडेंड यील्ड आ रहा है 2.26। तो इसने डिविडेंड तो कुछ खास नहीं दिया है, लेकिन फिर भी कंपनी का सेक्टर बहुत ही अच्छा है। तो इस हिसाब से कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं। और इस फंडामेंटल एनालाइज करने के बाद में 67% जो पीपल है इस स्टॉक को बाय करने का सजेशन दे रहे हैं। तो आप इस स्टॉक के ऊपर कंसीडर करके रख सकते हैं। और जो आज का हमारा लास्ट का टॉपिक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस फंडामेंटल एनालाइज से बोर नहीं होंगे। आई एम सॉरी कि मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन इतना नीड होता है किसी भी स्टॉक को आपको प्रेडिक्ट करने के लिए। तो अगर आप बोर्ड नहीं हुए होंगे तो लास्ट टॉपिक को भी आप मुझे बताएं, आप अच्छे से देखेंगे इसको। तो लास्ट जो टॉपिक है, हम होल्डिंग पीरियड चेक कर लेते हैं कि इस कंपनी के अंदर किन किन लोगों की होल्डिंग है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जैसे आप इस होल्डिंग के पेज पे आते हैं और यहाँ पे आपको दिख जाता है कि इन लास्ट 6 मंथ प्रमोटर होल्डिंग इन द कंपनी हैज ऑलमोस्ट स्टेड कंस्टेंट, यानी कि लास्ट 6 महीनों के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग है वो कंसिस्ट रही है, नहीं कम हुए नहीं ज़्यादा हुए। और लो प्लेस प्रमोटर होल्डिंग, यानी कि प्लेस प्रमोटर होल्डिंग इज इनसिग्निफिकेंट, यानी कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो इनसिग्निफिकेंट है। और चलिए अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग किस टाइप है। सबसे पहले यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यहाँ पे हम क्वार्टरली प्रमोटर की होल्डिंग देख रहे हैं। तो अक्टूबर के अंदर 34.41% थी, इसके बाद में थोड़ी सी डिक्रीज हुई और दिसंबर 2021 के अंदर 33.92 हुई। उसके बाद में सितंबर 2020 तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है और प्रमोटर की होल्डिंग अभी करंट चल रही है 33.92। तो ये एक गुड साइन है कि प्रमोटर की होल्डिंग में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड की इसके अंदर होल्डिंग कुछ टाइम से घटी है। अक्टूबर 2021 के अंदर इसके अंदर 10.67 की थी, उसके बाद में डिक्रीज हुई और अभी सितंबर के अंदर इसमें जो म्यूचुअल फंड है उसकी होल्डिंग है 7.31%। अगर हम इसके बाद में अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट की बात करें तो उनकी होल्डिंग बढ़ी है, जो कि अक्टूबर 2021 के अंदर थी 7.60 और उसके बाद में कंटिन्यूसली बढ़ी है इनकी होल्डिंग। और अभी सितंबर 2022 के अंदर इसकी करंट जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट है उनकी होल्डिंग है 11.01%। तो ये भी हम एक पॉजिटिव साइन मान के चल सकते हैं कि जो बाहर के जो है उन्होंने इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया है। इसके बाद में फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उनकी होल्डिंग को हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट साइन होता है। तो अक्टूबर 2021 के अंदर 22.38% की फॉरेन इंस्टीट्यूट की होल्डिंग थी इसके अंदर। और नेक्स्ट बात करें, अभी करंट चल रही है इसके अंदर 21.52%। हालांकि ये थोड़ी सी घटी है, लेकिन ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं हुआ है, क्योंकि कंटिन्यूसली 22 से 21 के बीच के अंदर ये चल रहा है इनकी होल्डिंग। तो आप इसको कंसीडर करके चल सकते हैं। और जो लास्ट है हमारा रिटेल और अदर, यानी कि आप जैसे और मेरे जैसे लोग, उन्होंने कितना इन्वेस्ट कर रखा है इसके अंदर, तो वो है दोस्तों अक्टूबर 2021 के अंदर 24.93% इन्होंने होल्ड किया था इसके अंदर। और उसके बाद में 21 के अंदर, दिसंबर 21 के अंदर थोड़ा सा बढ़ा, उसके बाद में कम हुआ और उसके बाद में कंटिन्यूसली बढ़ता गया। और अभी जो सितंबर 2022 है इसके अंदर इस रिटेल और अदर जो इन्वेस्टर है इनकी होल्डिंग चल रही है 26.24%। तो आई होप दोस्तों मैंने जो आपको आज की जानकारी दी वो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। और अगर जानकारी अच्छी लगी तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के वीडियो में, आज से पहले जितने भी वीडियो थे उन सब वीडियो में हमने फंडामेंटल एनालाइज को एक तरीके से बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। और
अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस के मैंने जितने भी 4 पार्ट 5 पार्ट बनाए हैं, इन सबको अगर ध्यान से देखा होगा तो मैं आपको गारंटी के साथ शो करके बोल सकता हूँ कि आपने 90% फंडामेंटल एनालिसिस सीख लिया है एक तरीके से, जो कि एक बहुत ही बेस्ट साइन होता है कि आपने एक ऑलमोस्ट 90% फंडामेंटल कंप्लीट कर लिया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अब किसी भी कंपनी का सिलेक्शन कर सकते हैं और आसानी से आने वाले टाइम में मल्टीबैगर बनने वाली कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। जो मैंने टाटा स्टील की कंपनी का आपको बताया था, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन इस कंपनी के फंडामेंटल मुझे बहुत ही अच्छे लगे और आप भी इस कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों की फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज को यहाँ तक देखने के लिए और इतना कंप्लीट करने के लिए। कल से हम नए वीडियो सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर होगी, और उसके अंदर हम सारे जितने भी इसके अंदर चार्ट का यूज होता है, कौन कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं, कौन कौन से अलग अलग टाइप के हम इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं, तो कल से वो सारी सीरीज स्टार्ट होने वाली टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी से मिल सके, और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए और जल्दी से अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच, और हम मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।